नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये पहला वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की बेसिक इन्फॉर्मेशन और ज्योग्राफी की डेफिनीशन को सीखेंगे कि आखिर ज्योग्राफी है क्या और ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले अपडेटेड वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं भूगोल की। सबसे पहले बात करते हैं भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा कि आखिर भूगोल है क्या। भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ है गोल पृथ्वी। जैसा कि हम जानते हैं कि भूगोल एक हिंदी का अर्थ शब्द है। भूगोल का जो अर्थ होता है वो है गोल पृथ्वी। भूगोल का जो इंग्लिश का जो अर्थ है, इंग्लिश में इसको ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन। तो इसका पूरा अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी जो है भूगोल, इसको कुछ विद्वानों ने अलग अलग इस पर अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने बताया कि भूगोल एक शास्त्र है। उन्होंने भूगोल को एक शास्त्र के रूप में मान्यता दी है। भूगोल को उन्होंने शास्त्र कहा है। आगे बात करते हैं भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंतर्गत हम धरातली आकृतियों, जिनमें पर्वत, पठार और गर्त, पहाड़ियाँ जितनी भी हैं आकृतियाँ, धरातली आकृतियाँ, उनका अध्ययन करते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, लहरों, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अंतर्गत हम धरातली आकृतियों, ज्वालामुखी, भूकंप, लहरों, ज्वार भाटा आदि का अध्ययन करते हैं। इरेटास्थनीज एक यूनानी वैज्ञानिक थे। इरेटास्थनीज ने क्या बताया? उन्होंने सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इरेटास्थनीज ने सबसे पहले भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। ये टॉपिक एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इसका आंसर होगा इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने भूगोल को एक पृथक शास्त्र और एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित किया। इरेटास्थनीज ने बताया कि भूगोल एक शास्त्र है और ये एक पृथक शास्त्र है। इसकी अलग से व्याख्या की है उन्होंने, पृथक शास्त्र के रूप में इसको बताया है और इसको विशिष्ट विज्ञान के भी रूप में स्थापित किया है। ये व्यू जो है या ये विचार इरेटास्थनीज के हैं। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम जेस पेरियोड्स है। जेस पेरियोड्स जो कि हिकेटियस ने लिखी है। पुस्तक की दृष्टि से ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि हिकेटियस की पुस्तक का नाम क्या था? हिकेटियस की पुस्तक का नाम जेस पेरियोड्स था। अरस्तु जैसा हम जानते हैं, अरस्तु एक बहुत ही महान दार्शनिक थे और ये यूनान के दार्शनिक थे। अरस्तु पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पृथ्वी के आकार को गोल माना है। अरस्तु ने ही पृथ्वी के आकार को गोल माना है। पृथ्वी के विकास में टॉलमी का भी बहुत योगदान है। टॉलमी का भूगोल के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने क्या किया? मानचित्र कला का जनक टॉलमी को कहा जाता है। टॉलमी ने मानचित्र बनाने की कला का विकास किया, तो इस वजह से टॉलमी को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ग्रही परिकल्पना है। टॉलमी की पुस्तक का नाम ग्रही परिकल्पना है। ग्रही परिकल्पना नामक पुस्तक की रचना टॉलमी ने की है। टॉलमी ने सबसे पहले कौन सा चित्र बनाया? टॉलमी ने सबसे पहले बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर अंकित किया। सबसे पहला मानचित्र उन्होंने बंगाल की खाड़ी का बनाया। अब बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की। भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं?
भूगोल की पहली शाखा है भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक वस्तुओं जैसे पृथ्वी, समुद्र, वायुमंडल आदि तत्वों और इनमें परिवर्तन, जैसा कि हम जानते हैं समुद्र वायुमंडलों में परिवर्तन होते रहते हैं, पृथ्वी में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो इन परिवर्तनों को हम जो इनका अध्ययन किया जाता है, जो पृथ्वी, समुद्र, वायुमंडल आदि में जो परिवर्तन होते रहते हैं या इनके परिवर्तन में जो क्रम आते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, तो वो शाखा हमारी भौतिक भूगोल कहलाती है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी, समुद्र, वायुमंडल आदि का अध्ययन करते हैं। दूसरी शाखा है इसकी मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव के जन्म से लेकर उसके विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों, स्थानांतरों आदि का अध्ययन करते हैं। दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हमने पृथ्वी, वायुमंडल और समुद्र के जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन आते हैं उनका तथ्यपरक अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य के जन्म से लेकर उसके वर्तमान समय तक के विकास, क्रियाकलापों, परिवर्तनों आदि का अध्ययन करते हैं। ये दो जो टॉपिक हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इसके अंतर्गत भी उप शाखाएं हैं जिनका वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। अब हम सीधे बात करते हैं ऐसे टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है हमारा भूगोल में प्रथम, मतलब भूगोल में पहली बार क्या क्या हुआ और उसको करने वाले कौन थे। भूगोल का जनक, भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है। ऐतिहासिक भूगोल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। भूगोल का जनक हिकेटियस, ऐतिहासिक भूगोल का जनक हेरोडोटस। थर्ड है हमारा आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक हैं। अगला है व्यवस्थित भूगोल का जनक। भूगोल का व्यवस्थित रूप से जो अध्ययन है वो और उनके जनक, ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज व्यवस्थित भूगोल के जनक कहे जाते हैं। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहली बार उपयोग इरेटोस्थनीज ने ही किया था। ज्योग्राफिका शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया। आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहा जाता है? जो आधुनिक खगोलिकी है उसका जनक निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो और जोहान्स केपलर को कहा जाता है। आधुनिक खगोलिकी का जनक निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो और जोहान्स केपलर। भौतिक भूगोल का जनक, भौतिक भूगोल का जनक पुलिडोनियस को कहा जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पुलिडोनियस को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सांस्कृतिक भूगोल का जनक रकार्ल ओ साव को कहा जाता है। रकार्ल ओ साव सांस्कृतिक भूगोल के जनक हैं। विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है। मार्टिन बैहम ने ही पूरे विश्व का ग्लोब बनाया था। विश्व मानचित्र के निर्माता, वहां पर विश्व ग्लोब था, यहाँ पर विश्व मानचित्र है। विश्व मानचित्र, पूरे विश्व का मानचित्र बनाया था एलेक्जेंडर ने। एलेक्जेंडर को विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है। एक सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जनक हैरी हेस को कहा जाता है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है हैरी हेस ने प्रतिपादित किया था। इस वजह से हैरी हेस को प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत कहा जाता है। मानचित्र कला का जनक, जैसा कि हम इसकी जानकारी पहले भी दे चुके हैं, मानचित्र कला का जनक टॉलमी को कहा जाता है। अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की। आखिर ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड को अंग्रेजी में कॉस्मोस कहा जाता है। कॉस्मोस ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहा जाता है और कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। कॉस्मोस का अर्थ होता है सुव्यवस्था। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। अगर हम ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे
तो उस अध्ययन को हम ब्रह्मांड विज्ञान की संज्ञा देते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रह्मांड के अंतर्गत एक छोटा से छोटा परमाणुविक कण, छोटा छोटा परमाणुविक कण से लेकर आकाश गंगा जैसे तत्व मिल करके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी तत्व शामिल होता है, वो ब्रह्मांड निर्माण में अपना योगदान देता है। 300 ईस्वी पूर्व में एरिस्टॉटल नाम का एक खगोल शास्त्री ने एक सिद्धांत दिया था और उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। एरिस्टॉटल ने सबसे पहले बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। इनकी व्याख्या को गलत साबित कर दिया टॉलमी ने 140 ईस्वी में यह बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर दोनों खगोल शास्त्रियों में विचारों में इनके मतभेद हो गया। एरिस्टॉटल ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, जबकि टॉलमी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। दोनों के विचारों में मतभेद था। आगे देखते हैं। इसके बाद में आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को मान्यता दी कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोपरनिकस ने बाद में यह बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और यह मान्यता या यह धारणा आज तक भी जीवित है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने क्या बताया? कोपरनिकस ने यह भी बताया कि सभी ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकस ने यह बताया, सबसे पहले बताया कि सभी ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं और यही आज तक इसको माना जाता है। ये सारे सिद्धांत आज तक भी माने जाते हैं। इस प्रकार क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सभी ग्रह वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके बाद एक महान गणितज्ञ आए, गैलीलियो जो कि इटली के निवासी थे। इन्होंने अपनी दूरबीन की खोज की और अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन किया और कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि कर दी। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से अंतरिक्ष पिंडों का अध्ययन करके कोपरनिकस के सिद्धांतों की पुष्टि कर दी। उन्होंने बताया कि कोपरनिकस के द्वारा दिए गए सारे सिद्धांत बिल्कुल सही हैं और इसके पहले जो इनके विचारों से मेल खाता है वो ठीक है और जो इनके विचारों में जिनसे मतभेद है वो गलत है। इस प्रकार से टॉलमी का सिद्धांत गलत पाया गया और स्टॉक का सिद्धांत सही माना गया। इसकी पुष्टि गैलीलियो ने कर दी। अब बात करते हैं वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र की नींव रखने वाले केपलर। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। केपलर ने वैज्ञानिक आधार पर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया और इन्होंने ग्रहों के गति के 3 नियम दिए। केपलर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए। आइए देखते हैं कि उनके क्या क्या सिद्धांत थे। केपलर ने ग्रहों की गति और सूर्य से ग्रहों की दूरी, ये 2 नियम इन्होंने बताए। क्या है विस्तार से देखते हैं। सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति और सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की दूरी की व्याख्या इनके गति के नियमों से होती है और इनकी व्याख्या केपलर ने की। केपलर के नियमों से यह पता चला कि ग्रहों की गति क्या है, सूर्य के सापेक्ष ग्रहों की गति क्या है और उनकी दूरी ग्रहों से कितनी है। इनकी व्याख्या केपलर ने की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया और इससे खगोल शास्त्र में बहुत बड़ा बदलाव आया। खगोल शास्त्र में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का बहुत ही महत्व है। इस नियम के द्वारा ही आज हम कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। कृत्रिम उपग्रह में गुरुत्वाकर्षण का नियम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, जिसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो न्यूटन ने भी खगोल शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनका जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो खगोल शास्त्र में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है और न्यूटन के नियम के ही कारण
आज हम कृत्रिम उपग्रहों को प्रक्षेपित करते हैं। अब बात करते हैं ब्रिटिश खगोल शास्त्री ने 1781 में यूरेनस की खोज की। यूरेनस की खोज 1781 में ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों ने की थी। यूरेनस में की और 1805 में दूरबीन की सहायता से यह प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि अभी तक मान्यता थी कि हमारा सौर मंडल ही हमारा ब्रह्मांड है, यहाँ पर इसकी व्याख्या गलत साबित हुई और 1805 में दूरबीन की सहायता से यह पता चला कि ब्रह्मांड हमारे सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है। और ये बताया ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों ने। जो इन पर अध्ययन किया वो ब्रिटिश खगोल शास्त्रियों ने किया। हमारा सौर मंडल करोड़ों तारों का समूह, और उन समूह को क्या कहते हैं? करोड़ों तारे के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। उसका भी छोटा भाग है। जो सौर मंडल है वो आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। जो सौर मंडल, हमारा सौर मंडल है, वो आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है और आकाशगंगा में करोड़ों तारों के समूह हैं। हब्बल ने यह बताया कि ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा के समान लाखों की संख्या में दुग्ध मेखलाएं हैं। हब्बल ने क्या बताया? हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें सिर्फ हमारी आकाशगंगा ही नहीं, जबकि हमारी आकाशगंगा के समान लाखों की संख्या में दुग्ध मेखलाएं हैं। ये आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब इनमें प्रसार हो रहा है। जो आकाशगंगा है वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसका सीधा अर्थ यह है कि ब्रह्मांड भी हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड का पार्ट ही आकाशगंगा है। जब आकाशगंगा एक दूसरे से दूर होंगी तो वो ब्रह्मांड में भी प्रसार करेंगी। इसका मतलब ब्रह्मांड में प्रसार लगातार जारी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कोई सटीक इसका उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग खगोल शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं, देखते हैं। लेकिन आइंस्टीन का जो एक सिद्धांत है, सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर फ्रीडमैन ने पहली बार ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। ब्रह्मांड निर्माण की सबसे पहले व्याख्या फ्रीडमैन ने की और उसमें उन्होंने आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की सहायता ली। तो आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत पर फ्रीडमैन ने पहली बार ब्रह्मांड का मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया? इनकी जो अवधारणा थी, जो फ्रीडमैन की ब्रह्मांड उत्पत्ति की अवधारणा थी, वो अवधारणा थी महाविस्फोट अथवा बिग बैंग। फ्रीडमैन की जो अवधारणा है वो महाविस्फोट या बिग बैंग के नाम से जानी जाती है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा।